Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 11th Accountancy Chapter Number 2 Basic Accounting Terms. हम क्लास 11th अकाउंटेंसी आज पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये चैप्टर ऑलरेडी इस वीक स्टार्ट हो चुका है, आज इसका सेकेंड क्लास है। हमने लास्ट क्लास में 5 बेसिक टर्म्स पढ़े थे जहाँ पे हमने पढ़ा था कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। हमने ये टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट 5-6 टॉपिक्स पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। मैं बहुत शॉर्ट्स में ले रही हूँ, मतलब कम ले रही हूँ टर्म्स, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, समझ में आए और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास 1-2 दिन का टाइम होता है उसको रिवाइज करने का, उसको स्टडी करने का अच्छे से। और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी चीज़ें समझने में कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। इन बेसिक टर्म्स से आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा भी इस टाइम पे कि अच्छा ये इसका मतलब ये होता है, इसका ये होता है। फिर जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे ना, जब हम जनरल में एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे और फर्दर लेजर पोस्ट करना, फिर समराइज करना, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आएंगे जब तक बैलेंस शीट में, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िएगा और जहाँ जो चीज़ ना क्लियर हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, avneet.crystal करके मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको और अपडेट्स मिलेंगे अपने कोर्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड। एंड अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। क्लास 11 एंड 12 दोनों क्लासेस के लिए 3 सब्जेक्ट्स हैं। और जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो मेरे स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग होता है। स्टडी प्लान ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ से आपको पता चलेगा कौन से डे में कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगी, कौन सी वीडियो अपलोड होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एसेट्स, anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future is an asset. एसेट वो सारा सामान है, वो वैसी चीजें जिससे बिजनेस एंटरप्राइज को कैश मिलता है या बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, वो एसेट्स हैं। एसेट्स यानी कि वो सारी चीजें। अब मैंने अगर कोई एक स्टेशनरी शॉप खोली है, ठीक है, उसमें मेरे एसेट्स क्या है, वो जो मेरे गुड्स है जो मैं होलसेलर से परचेज, उसी से तो मैं उसको सेल करके तो मैं कैश ले सकती हूँ, फ्यूचर बेनिफिट है मेरे, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेट्स। एसेट्स यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइंड है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स refer to those assets which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and are not meant for resale. For example, land and building, plant and machinery. ऐसे एसेट्स जिनका सोल पर्पस होता है कि वो उनके यूज करने से ना मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरी गुड्स एंड सर्विसेज इन्हांस होंगी, जिससे मुझे प्रोडक्शन होगा, मेरी सर्विसेज बढ़ेंगी। ऐसे एसेट जो सेल पर्पस के लिए नहीं होते। अगर मैं स्टेशनरी शॉप पे चेयर परचेज कर रही हूँ तो वो मेरी एसेट है, वो मैं सेल पर्पस के लिए नहीं परचेज कर रही हूँ। जिस लैंड एंड बिल्डिंग में मेरी शॉप है, वो लैंड एंड बिल्डिंग सेल पर्पस के लिए नहीं है, वो लैंड एंड बिल्डिंग मेरी फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर मेंट फॉर सेल or which the management will want to convert into cash within 1 year. For example, debtors, stock, etc. Current assets वो assets होते हैं हमारे जिन्हें हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टॉक यानी कि जो गुड्स मेरे पास स्टॉक में पड़े हैं जो बच के लास्ट ईयर में नहीं सोल्ड कर पाए, या जो भी गुड्स मेरे पास रिमेनिंग है उनको मैं सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। एक साल के अंदर मैं उससे कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ उसको सोल्ड करके। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधारी दी होती है, उनसे हमें पैसा रिकवर करना होता है, वो हमारे डेटर्स होते हैं। तो वो जो डेटर्स से पैसा है वो भी हम विदिन 1 ईयर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड होता है हमारा टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी टच्ड, मतलब ऐसी एसेट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब क्या है, ये सब हमारे टैंजिबल एसेट है, इनको हम टच कर सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which do not have a physical existence and which cannot be seen or felt. ऐसे एसेट्स जो हमें टच नहीं कर सकते बट वो इफेक्ट डालते हैं, उनको फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि गुडविल, रेपुटेशन होता है। गुडविल मतलब रेपुटेशन, ये हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में बहुत इफेक्ट डालते हैं रेपुटेशन।
बट क्या ये फिक्स, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसका प्रेजेंस है, इसको फील कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, पर हम इसको टच नहीं कर। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। Liquid assets are those assets which are either in the form of cash or can be quickly converted into cash, such as cash, bills, receivable, etc. ऐसे assets, ऐसी चीजें जिन्हें हम बहुत ही quickly विद इन सम डेज, मतलब कुछ दिनों के अंदर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं। बिल रिसीवेबल जो होता है, ये हमारे पास एक चैप्टर है, हम इसके चैप्टर को पढ़ेंगे फर्दर कि बिल रिसीवेबल कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। बिल रिसीवेबल मतलब ए बी दो पार्टनर थे, पर्सन्स है, ए ने बी से गुड्स परचेज की और उसको बिल रिसीवेबल साइन करके दे दिया। एक पेपर है बिल रिसीवेबल का होता है, इसमें साइन करके मैं इस डेट को इतना अमाउंट आपको दूंगा। उसने वो बिल रिसीवेबल दे दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के बाद ये प्रूव है कि मैं आपसे गुड्स लिए और मैं 3 महीने के बाद आके आपको पैसे दे दूंगा। अगर बी को जरूरत पड़ी उस पैसे की जल्दी, तो वो क्या करते हैं, वो बैंक के पास जाके ना उसे कैश करा सकते हैं। तो ये लिक्विड एसेट का काम करते हैं बिल रिसीवेबल। उस बिल रिसीवेबल को हम बैंक ले जाके उससे हम कैश ले सकते हैं, उसमें थोड़ा डिस्काउंट वो लेते हैं, इसके लिए प्रॉपर हम चैप्टर पढ़ेंगे। Fictitious asset, it is not asset at all but represent balance heavy expenses which are written off over a number of years as per business policy। ये ऐसे assets होते हैं जो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हैवी एक्सपेंसेस हो गए, रिटर्न ऑफ करते हैं कुछ सालों के अंदर, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे एक्सपेंसेस हो गए, मतलब बहुत माइनर से एक्सपेंसेस हैं कि रोज 5-10 रुपए खर्च हो गए, मतलब बिजनेस में, जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, लेमन लैंग्वेज में, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मैं हर महीने एडवर्टीजमेंट कराई तो एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस ना रिटर्न ऑफ होते जाते हैं, इनको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कैसे करते हैं, ये सब जब हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होंगे। नेक्स्ट टर्म जो आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड है, वो है रिसिट्स। रिसिट्स यानी रेवेन्यू रिसिट्स, मनी रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मेरा जो बिजनेस है स्टेशनरी का है और मैं जो गुड्स सेल कर रही हूँ, मतलब मैं जो स्टेशनरी बेच के जो पैसा मुझे मिल रहा है, वो मेरी रेवेन्यू रिसिट्स है। वो जो रिसिट्स में अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरी क्या है, मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का क्या मतलब क्या एक्टिविटी है कि मैं गुड्स को बेचूं और पैसा कमाऊं, मतलब अपना जो भी मैंने स्टॉक रखा है उसको बेच के पैसा कमाऊं, ये तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है मेरी। तो इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है मेरा, इससे जो मुझे मनी रिसीव हो रहा है वो मेरी रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट, रिसीट्स टू आवर बिजनेस ड्यू टू नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी सच एज लोन्स। मैंने बैंक से जो लोन लिया है या कैपिटल और सेल ऑफ एसेट से जो मुझे इन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का ये तरीका नहीं था कि मैं यहाँ पे लोन खरीदूंगी और फिर उसको रिटर्न करूंगी। मेरा तो काम था सेल परचेज करने का, कि मैं गुड्स को खरीद के लाऊंगी फिर यहाँ पे बेचूंगी कस्टमर्स को। तो ये मेरी क्या, इससे जो मुझे मनी रिसीव हो रहा है वो है मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट। और रिसीट्स टू बिजनेस, जो बैंक ने मुझे रिसीट्स दिए कि आपको इतना लोन देना है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो ये हमारी क्या है, कैपिटल रिसीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी आपको हर टाइम हर जगह मिलेगी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, इवन क्लास 11th के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जब हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करेंगे ना, जहाँ ये टर्म्स आएंगे रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर। इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसीट्स ऑफ अ बेनिफिट इज टर्म्ड एक्सपेंडिचर। वो जो पेमेंट मैंने किया है उस रिसिप्ट के बेनिफिट के लिए, मैंने गुड्स परचेज करने के लिए, देखो मैं गुड्स सेल करके जो पैसा कमा रही हूँ वो तभी पॉसिबल है ना कि मैं किसी से खरीद के लाई हूँ। अगर मैं होलसेलर को पैसे दे के गुड्स ना खरीद के लाती, कस्टमर्स को अगर उसे खरीद के पैसा नहीं लेकर आती, मैं मान लो ए और बी दो पर्सन है, ए होलसेलर है बी रिटेलर है, ठीक है। अगर बी ए से जाके गुड्स परचेज ना करे होलसेलर मार्केट से, तो उसको क्या बेनिफिट होगा, किसी जब उसके गुड्स ही नहीं होंगे, जब वो पैसा लगाएगा ही नहीं अपने बिजनेस में, तो क्या उसे कोई रिसिट्स होगी, क्या उसे कोई बेनिफिट होगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसे पैसा हम लगाते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो। हम स्कूल में फीस देते हैं, उससे हमें एजुकेशन मिलती है, तो क्या ये एक तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर है ना, वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारे मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेवेन्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं और बच्चे बहुत गलत करते हैं, तो इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है टू एक्वायर इन एन एसेट इन्वेस्टमेंट इट्स बेनिफिट डज नॉट एग्जॉस्ट इन 1 ईयर ऑन 1 ईयर। मतलब ये है कि ऐसी चीज में मैंने पैसा लगाया है जो सालों साल तक मुझे बेनिफिट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बिस्किट की फैक्ट्री है और मैंने प्लांट्स मशीनरी हायर जो किया है वो मुझे आने वाले काफी 6-7 साल 10 साल तक बेनिफिट देने वाले, तो ऐसी चीजों में जब मैं इन्वेस्ट करती हूँ ना जो 1 साल के अंदर नहीं खत्म होंगे उससे मतलब बेनिफिट उसका जो मुझे वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो वो ऐसे चीजों में जो मैं इन्वेस्ट करूंगी तो वो क्या होगा, मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टू कैरी आउट डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंस, इट्स बेनिफिट एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर। मुझे रोज के खर्चे के लिए जो पैसे की जरूरत है, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझो, जो मुझे डे टू डे मतलब डेली के जो ट्रांजेक्शन से बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए जो पैसे की जरूरत है उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, heavy expenditure of revenue nature which benefit the business firm for more than 1 year. It has no realizable value. It's different from prepaid expenses since its former has a realizable value. ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हैवी एक्सपेंडिचर यानी कि जिनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है और उसका जो बेनिफिट है उनको में 1 साल से थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ठीक है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, 5-6 साल तो मिनिमम होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल मैक्स टू मैक्स, मतलब 1 साल क्या मतलब डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए जो हमें पैसे की जरूरत है। डिफर्ड रेवेन्यू जो थोड़ा 1 साल से ज्यादा टाइम देता है, जैसे मान लो डिफर्ड रेवेन्यू का एग्जांपल एडवर्टीजमेंट। अगर डेयरी मिल्क का एडवर्टीजमेंट जो नया मार्केट में आया, मान लो कोई नया तरीके से उन्होंने एडवर्टाइज किया, तो वो काफी टाइम तक हम देखते हैं वो एडवर्टीजमेंट चलता आ रहा है, तो इसका जो बेनिफिट मिलता है उनको 1 साल से ज्यादा मिलता है। तो ये हो गया हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आज हमने ये सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। हमारे पास कम से कम 30 to 32 टर्मिनोलॉजीज हैं, 30 से 32 तक है। हमें हर एक टर्मिनोलॉजी की मीनिंग समझ आना चाहिए, एक जनरल आइडिया मिलना चाहिए। और ये थोड़ा सा बोरिंग होता है, मैं मानती हूँ इस बात को, थोड़ा पेशेंस रख के आप पढ़िए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप लोग, और ये टर्मिनोलॉजीज कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है, क्या सेंस बनता है। और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें और क्लैरिटीज आएंगी। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। Think over it. Thank you. Believe in yourself. Thank you and have a nice day.